हूँ शिल्पा। तो वर्ल्ड में बहुत सारे काइंड ऑफ पासपोर्ट्स होती है, लाइक इंडिया पासपोर्ट, कनाडा पासपोर्ट। हमारे पास इंडिया वाला पासपोर्ट है। और अभी हमें यूएस से जाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास कनाडा का पासपोर्ट होता तो क्या करते हम? The visa is for free. वीजा इज फ्री। आपको पता है कनाडा का पासपोर्ट वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 5 पर है अमंग मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है आप 105 कंट्रीज में एब्सोल्युटली वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो और 45 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है कनाडा का पासपोर्ट होल्डर होने का। और कनाडा का पासपोर्ट कब मिलेगा? जब कनाडा के सिटीजन बन जाओगे। तो इसी बात से इंप्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर फाइनली हमने भी अपनी कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी है। फॉर्म्स फिल कर दिए, पैकेट बनाकर कनाडा पोस्ट को मेल कर दिया है इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भेजने के लिए। और हमारी आज से वेटिंग शुरू हो गई है, जो कि है 27 मंथ्स राइट नाउ। जब हम एलिजिबल हुए थे ना सिटीजनशिप के लिए, अगर उसी दिन फॉर्म फिल करके भेज दिए होते तो क्लोज टू 1 साल की वेटिंग थी, आज 27 मंथ्स की हो गई है। तो ये तो हमने गलती करी। अब आपको मैं आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ, फॉर्म्स बता रही हूँ, चेकलिस्ट के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप वो गलती ना करो जो हमने करी और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जो आपको कनाडा सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो चाहे आप कनाडा के पीआर बन चुके हो या बनने वाले हो, आप कनाडा में लैंड हो चुके हो, सिटीजनशिप कल अप्लाई करने वाले हो या 5 साल के बाद अप्लाई करने वाले हो, दिस इंफॉर्मेशन विल बी एज अ हैंडी गाइड फॉर यू कनाडा सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो चलो, अब जब सोच ही लिया है कि आपने भी आगे आने वाले फ्यूचर में कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट से, एलिजिबिलिटी से, कि कनाडा की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मेनली 4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 इज यू हैव टू बी द कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, और यू हैव टू बोर्न इन कनाडा। चाहे आपके पेरेंट्स का स्टेटस कुछ भी हो, तो मतलब अगर आप स्टूडेंट्स भी हो कनाडा में और यू हैव अ बेबी इन कनाडा, वो बाय बर्थ कैनेडियन सिटीजन होगा। उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एज अ पीआर आपको कनाडा की सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो पीआर होल्डर्स जो है वो कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीआर होने के अलावा 3 और चीजें पूरी करनी है उनको। वो क्या है? एक तो उनको कनाडा में फिजिकली 1095 डेज तक प्रेजेंट होना है, विच इज क्लोज टू लाइक 3 years। इसके अलावा आपको कनाडा में 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, ये भी जरूरी है। चाहे वो कनाडा में 3 साल हो गए हैं, 1095 डेज हो गए हैं, लेकिन अगर टिल डेट आपने 3 इनकम टैक्स फाइल नहीं करी है तो आप कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा आपका सोशल प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए, पुलिस केसेस नहीं होने चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, आप लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़े होने चाहिए। क्यों बता रही हूँ मैं ये? क्योंकि ट्रेंड है अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाना कूल माना जाता है which is not if you are going to apply for Canadian citizenship। अगर आप कभी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हो या फिर लड़ाई झगड़ों में पकड़े गए हो, पुलिस का केस चल रहा है, आपकी सिटीजनशिप, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली डिले हो सकती है, मोर इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, सिटीजनशिप जज का थोड़ा सा डिसीजन इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो चाहे सिटीजनशिप अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, बेटर वुड बी अपनी प्रोफाइल जो है वो नीट एंड क्लीन रखो, कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों से दूर ही रहो। अब जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब बात करते हैं अब क्या करना है। अब आपको फॉर्म्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, अपना पैकेज बनाना है और वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको अपने फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन फिल करके ऑनलाइन सबमिट कराने हैं या फिर आपको पेपर बेस्ड एप्लीकेशन करनी है और उनको बाय मेल फॉर्म्स भेजने हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, नॉट विद अ फैमिली, तो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कनाडा में फैमिली के साथ हो और एज अ फैमिली जॉइंटली सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो, जो कि हमारे केस में था, तो आपके पास सिर्फ पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है, या फिर आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो इंडिविजुअली अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करें। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि यार मैं अपनी एप्लीकेशन अलग भर रही हूँ, अमित की एप्लीकेशन अलग भर रही हूँ।
एमी की एप्लीकेशन अलग जा रही है। एक तो माइनर की एप्लीकेशन किसी पेरेंट के साथ ही जा सकती है, और दूसरा अगर आप ऑनलाइन इंडिविजुअली एप्लीकेशन भरते हो तो फिर सबकी एप्लीकेशन अलग अलग टाइमलाइन के साथ प्रोसेस होगी। सबकी हो सकता है जो आपका इमिग्रेशन टेस्ट देना होता है ओथ से पहले, वो टेस्ट की डेट सबकी अलग अलग आए, इनफैक्ट ओथ की डेट भी अलग अलग आए। तो मैं किसी और दिन ओथ पे जा रही हूँ, अमित किसी और दिन ओथ पे जा रहे हैं, तो वी वांटेड कि यार हमारा टेस्ट भी इकट्ठा आए, ओथ भी हम एज अ फैमिली इकट्ठे ही लें। तो उसका एक ही ऑप्शन था कि आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन, सबकी एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस कराओ, एक ही एनवेलॉप में पूरी फैमिली की एप्लीकेशन साथ में उनको जानी चाहिए, ताकि वो ऐसा फैमिली प्रोसेस हो। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फिल करनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फिल करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कैनेडियन सिटीजनशिप के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपनी फोटोग्राफ। यस, अगर आपने मेरी पिछली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने अपने बेसमेंट्स के बारे में और लाइफ अपडेट्स के बारे में बताया था, तो उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि हमें कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए क्लोज टू 1 साल एक्स्ट्रा होने वाला है, और हमने आज तक सिटीजनशिप अप्लाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोटो नहीं थी और फोटो कराने का आलस बहुत ज्यादा था। मतलब किसी ऐसे दिन हम बाहर थे ही नहीं जब फोटो स्टूडियोज खुले हो, हम लोग सारे अच्छे लग रहे हो और जाके एज अ फैमिली फोटो करा कर आ जाए सिटीजनशिप की, वो कभी नहीं हो पाया। 2 फॉर्म्स हमने पहले ही फिल कर लिए थे, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले ही फोटो कराओ ताकि आपकी एप्लीकेशन इतनी डिले ना हो। तो आपको अपनी एक फोटो करा कर आनी है। अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए फोटोज की, और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आपको डिजिटल साइन कॉपी, आपको डिजिटल कॉपीज चाहिए, लेकिन उनका एक स्पेसिफिकेशन है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब जब आपके पास ये आ गया है तो आप अपने जब फॉर्म फिल करने लग रहे हो तो अपने साथ अपने रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग पेपर्स या COPR साथ में रखो, अपना पासपोर्ट साथ में रखो, अपने PR कार्ड साथ में रखो, और आपको कुछ डिटेल्स चाहिए जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उस दिन से पिछले 5 साल तक आप जिस जिस घर में रहे हो, जो जो एड्रेस पे रहे हो, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको अपने सिटीजनशिप फॉर्म में चाहिए होगी, भरनी होगी आपको। और जो जो जॉब्स आपने पिछले 5 साल में करी है, एम्प्लॉयर्स का नाम, एम्प्लॉयर का एड्रेस, आपका डेसिग्नेशन, एंड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट यू वर्कड विद विच एम्प्लॉयर, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको अपने सिटीजनशिप फॉर्म में भरनी होगी। तो कीप दैट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड रेडी विद यू। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हैंडी कैसे मिलेगी? तो आप canada.ca वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे लिखोगे कनाडा सिटीजनशिप फॉर्म, तो एक पूरा पैकेज आ जाएगा जिसमें सारे फॉर्म्स होंगे जो आपको फिल करने हैं, और साथ में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी होगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने फॉर्म के साथ, जो आपको साथ में लगाकर भेजने हैं। चाहे आप ऑनलाइन फिल कर रहे हो, पेपर बेस्ड कर रहे हो, पेपर बेस्ड कर रहे हो तो उनकी सबकी फोटो कॉपीज लेकर आपको भेजनी है, ऑनलाइन कर रहे हो तो उन सबकी क्लियर कॉपीज अटैचमेंट में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की भेजनी है। तो अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रेडी रखो और एक एक पेपर इकट्ठा करते जाओ और उसको एनवेलॉप में रखते जाओ या अटैचमेंट्स उसके बनाते जाओ और उसको टिक करते जाओ। मेक श्योर जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में उन्होंने मांगा हुआ है, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंडी एंड रेडी विद यू। अब वो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको मेजर्स के लिए, मेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए आपको अपने पासपोर्ट की सारे पेजेस की कलर्ड फोटोकॉपीज चाहिए, फ्रंट पेज, लास्ट पेज, और जितने भी पेजेस पासपोर्ट पे हैं, चाहे वो ब्लैंक है चाहे वो स्टैम्प वाले हैं, कलर्ड फोटोकॉपीज चाहिए आपको अपने पूरे पासपोर्ट की। माइनर्स के लिए, माइनर्स का फॉर्म भी अलग होता है, सिटीजनशिप फॉर्म भी माइनर्स का अलग होता है। तो देयर विल बी 2 पैकेजेस, 1 सिटीजनशिप पैकेज फॉर एडल्ट एंड 1 सिटीजनशिप पैकेज फॉर माइनर्स, क्योंकि माइनर्स के लिए ना तो वो 5 साल की रेजिडेंस हिस्ट्री मांगते हैं और डेफिनेटली ना वो जॉब हिस्ट्री मांगते हैं। तो माइनर्स का फॉर्म थोड़ा सा एडल्ट्स के फॉर्म से अलग होता है। तो एडल्ट्स के लिए आपको पासपोर्ट की सारी कॉपीज चाहिए, PR कार्ड्स की कॉपीज चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ चाहिए। मतलब सिटीजनशिप फॉर्म के साथ दे वांट यू टू शो देम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। तो कभी भी आपने IELTS का पेपर दिया है, TOEFL का पेपर दिया है आपने इंग्लिश में, या फिर फ्रेंच भी आपकी अगर लैंग्वेज है तो मुझे लगता नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े कोई फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, तो मैं इंग्लिश की बात करती हूँ। तो आपने कोई भी ऐसा इंग्लिश का एग्जाम दिया जिसके बेस पर आप कनाडा आए थे? कोई नहीं दिया, फिर कनाडा कैसे आए थे? मतलब ठीक है, कई लोगों के स्पाउस ने दिया होता, उन्होंने नहीं दिया होता। तो कभी भी आपने ऐसे कुछ इंग्लिश के एग्जाम्स दिए हैं तो आप उनकी कॉपीज, चाहे वो एक्सपायर हो गए, वो आज वैलिड नहीं है टेस्ट रिजल्ट्स, फिर भी दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको इंग्लिश बोलनी पढ़नी आती है, वो कोई टेस्ट रिजल्ट्स नहीं चेक कर रहे। तो आपको अपने सिटीजनशिप फॉर्म के साथ वो कॉपीज लगाकर भेजनी है। अगर आपने कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं दिया
तो आप उनको कैसे प्रूव करोगे कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या इंग्लिश समझनी आती है? तो आप जहां पर भी जॉब कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर को भी बोल सकते हो कि वो आपको एक पेपर बनाकर दे दे, एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनाकर दे दे कि यू आर वर्किंग इन देयर कंपनी फ्रॉम दिस स्टेट ऑन दिस डेजिग्नेशन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश. दैट वुड वर्क टू. मतलब दैट शुड बी ऑन एम्प्लॉयर्स लेटर हेड. तो ये सारी चीजें हो गई. आपका पीआर कार्ड हो गया, पासपोर्ट की कॉपीज होगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ हो गया. इसके अलावा आपको चाहिए ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर. तो जब आप कनाडा में एज अ पीआर लैंड करते हो तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एयरपोर्ट पे मिलता है या आपके एट द प्लेस ऑफ लैंडिंग आपको मिलते हैं, वो आपको एक पेपर डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि जब आप कनाडा से बाहर जाओगे आपको इसमें डेट लिखनी है और जब आप कनाडा में वापस आओगे वो भी आपको डेट लिखनी है कि आप कितने दिन तक कनाडा से बाहर थे. तो इस ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर में आपको वो पूरा जर्नल चेप देना है चीटिंग करके कि भाई इस दिन से इस दिन तक मैं कनाडा में इतने दिन के लिए बाहर गया था, यहाँ गया था. वो रीजन ही पूछते हैं कि किस कंट्री में गए थे और किस रीजन से गए थे. तो पिछले 3 साल में 4 साल में मतलब जब आप कनाडा में एज पीआर लैंड हुए थे और जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप जितने भी दिन कनाडा से बाहर गए हो, जिस भी कंट्री में गए हो, जिस भी रीजन की वजह से गए हो, आपको वो सारा फिल करना है. तो वो ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर जो होता है वो आपको एट द एंड ऑफ द लिस्ट ये बता देता है कि आप टोटल 3 साल में या 4 साल में इतने दिन कनाडा से बाहर थे और आज आपके इतने दिन कनाडा में पूरे हो गए हैं. तो अगर वो 1095 से ऊपर है तो दैट वुड वर्क फॉर यू, क्योंकि आप तभी तो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो. तो मेक श्योर आप वो ऑनलाइन फिजिकल फॉर्म कैलकुलेटर भी साइन करके अपनी डॉक्यूमेंट चेस्ट लिस्ट में लगाओगे. यू नीड टू साइन दैट. इसके अलावा जो आपका फॉर्म है वो भी आपको साइन करना है, लेकिन वो वैलिडेट करने के बाद आप साइन करोगे. अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी फिल कर रहे हो तब भी मेक श्योर कि आप अपने फॉर्म जो है वो कंप्यूटर पे ही फिल करो, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे फॉर्म फिल करते हो ना, एट द एंड ऑफ द फॉर्म आपको वो फॉर्म वैलिडेट करना होता है. जब आप वो फॉर्म को वैलिडेट करते हो तो बार कोड जनरेट होता है. वो बार कोड का मतलब ये होता है कि आपने अपना फॉर्म एक्यूरेटली फिल कर दिया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और कोई गलती नहीं करी है फॉर्म में. 5 साल की इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो आपने 5 साल की इन्फॉर्मेशन दे दी है, 4 साल की इन्फॉर्मेशन मांगी थी आपने 4 साल की इन्फॉर्मेशन दे दी है. सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया और वैलिडेट होकर जो बार कोड जनरेट हो गया, दैट मीन्स नाउ योर फॉर्म इज कंप्लीट. तो जब आप प्रिंट निकालते हो अपने फॉर्म का तो आपको वो बार कोड के प्रिंट भी निकालने हैं साथ में. ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने हैं. एक चीज और बताती हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स का सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ पर पीआर पर आए थे बेस्ड ऑन योर पीआर स्टेटस और अब वो सिटीजन बन रहे हैं और वो 65 ईयर से ऊपर है, तो उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है. उनको इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके बच्चों को ये करने की जरूरत है. मतलब अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो और 65 साल से ज्यादा उम्र के हो तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. उसके बाद आपका पैकेज कंप्लीट हो जाता है. मेक श्योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आप हर चीज को टिक कर रहे हो, सारे फॉर्म्स साइन कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो. जो क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उस पर आप नॉट एप्लीकेबल लिख रहे हो. अपना पैकेज कंप्लीट करके उसमें अपनी फोटो लगाकर, फोटो एक एनवेलप में डालोगे तो ज्यादा अच्छा. उस एनवेलप में लिख देना कि ये किसकी फोटो है, राइट. 2 उनके पास आपके पीआर कार्ड्स की फोटो होगी. उनको आपको 2 आईडी प्रूफ देने होते हैं. तो एक तो आपका पासपोर्ट आपका आईडी प्रूफ हो गया और एक आपका पीआर कार्ड आपका आईडी प्रूफ हो गया. तो उससे भी आपकी वो फोटो मैच कर सकते हैं. लेकिन अमित मुझे कह रहे थे यार हमने फोटो के पीछे नाम तो लिखा नहीं कि शिल्पा कौन है और अमित कौन है, वो पहचानेंगे कैसे ये फोटो किसकी है. अच्छा उनके पास हमारा आईडी प्रूफ नहीं है क्या? बट वैलिड क्वेश्चन, यू नो, व्हाट इफ दे से कि आपने अपनी फोटो के पीछे नाम ही नहीं लिखा था तो हमें पता ही नहीं था कौन है. तो फोटो के पीछे तो आप नाम नहीं लिख सकते बिकॉज फोटो जो फोटोग्राफर होता है वो अपनी स्टैंप लगाता है. लेकिन जिस एनवेलप में अपनी फोटो भेज रहे हो तो अगर आप 4-5 लोग हो तो 4-5 अलग अलग छोटे छोटे एनवेलप में फोटो डालो और बाहर नाम लिख दो, भाई ये शिल्पा की है या अमित की है या मायरा की है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो. तो अब पूरी फैमिली की एप्लीकेशन सारी इकट्ठी करके सेट्स बनाकर आप एक ही एनवेलप में उनको भेजोगे. 2 तरीके हैं उनको भेजने के. एक तो आप उनको बाय कुरियर भेज सकते हो विच इज रियली फास्ट. उनको आपकी एप्लीकेशन जल्दी मिल जाएगी और आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपके पास एप्लीकेशन, मतलब उनके पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई है, मगर उसमें पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे आपके. या फिर आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो और उसमें भी ऑप्शन लिख सकते हो कि आपको साइन बैक कॉन्फर्मेशन चाहिए कि उन्होंने आपका पैकेज रिसीव कर लिया और साइन किया, जिसमें आपके शायद $1.75 एक्स्ट्रा लगते हैं. बट बाय पोस्ट कुरियर के कंपेरेटिवली काफी सस्ते में आपकी एप्लीकेशन चली जाती है. शायद 5-7 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट जहां पे आपको 27 मंथ्स तक वेट करनी है सिटीजन बनने की, वह 5-7 दिन एक्स्ट्रा लग के अगर आप $60-70 बचा लेते हो तो ठीक ही है ना. तो फाइनली आज से हमारा सिटीजन बनने का जो वेटिंग पीरियड है वो शुरू हो जाता है. जिस दिन अप्लाई
करने के लिए एलिजिबल हुए थे उस दिन करते तो शायद 1 साल में, मतलब अब तक तो हम सिटीजन बनने वाले होते, बट अब 2 साल में बनेंगे। बट दैट्स ओके, मेरे ख्याल से हमें एक बार PR कार्ड भी रिन्यू कराना पड़ेगा, बट कुछ कर नहीं सकते आलस के मारे। तो अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो अपनी सिटीजनशिप की तैयारियां आज से शुरू कर दो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछिए इसी वीडियो से रिलेटेड, और मैं आपको आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।